तो आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। पहले प्रेयर ले लेते हैं और फिर विल स्टार्ट। ओके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे से आंखें खोल सकते हो। तो आज का सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव हम लोग रखने वाले हैं। तो अगर आप चैट में अगर आपका जवाब दे सकते हो, अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो इंटरेक्शन में से हम ज्यादा लाइक बोलते हैं ना, विचारों का आदान प्रदान, हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। ये दो तरीकों से, ये दोनों का हम लोग मेल जोल करके हम लोग आज का टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का ये टॉपिक जो है कि क्रिएटिव वेज टू यूज फ्लैट ब्रेड यानी रोटी। रोटी को क्रिएटिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, ये इसका जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं और काफी टाइम कभी कभी बड़े भी होते हैं, रोटी सब्जी खा के बोर हो जाते हैं। तो कुछ वेरिएशन चाहिए, कुछ वैरायटी चाहिए। और काफी समय ना स्वाद भले अलग ना हो, सिर्फ उसकी सूरत बदलने से वो ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। बोलते हैं ना कि खाना ऐसा होना चाहिए जो सारे इंद्रियों को तृप्त करे। तो आंखों को भी वो मतलब देख के भी भूख लगनी चाहिए, स्मेल करके भी भूख लगनी चाहिए। तब जाके आप जब खाओगे उसका स्वाद आएगा। तो उससे भी आपका लाइक सलाइवा जो है वो ये सारे सेंसर्स की वजह से क्रिएट होना शुरू होता है। तो ये सारे सेंस मतलब आप सिर्फ जबान से नहीं खाते हो, आप सारे सेंसेस से उसको चखते हो। तो उसको ज्यादा एपेटाइटिंग है ना, ज्यादा अपीलिंग करने के लिए, ज्यादा बच्चों को खाने का मन करे, इसलिए हम लोग कुछ अतरंगी तरीके ढूंढते रहते हैं। सही है। तो इसमें काफी सा बार क्या होता है कि उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और उसको कुछ अलग करने के लिए हम लोग बहुत सारा घी, चीज, तेल उसको फ्राई कर देते हैं या फिर मैदा वाली चीजें यूज करते हैं। तो इसमें वो खा तो लेते हैं लेकिन उनके हेल्थ पे उतना अच्छा असर नहीं होता। तो इसको अवॉइड करते हुए हम लोग सिर्फ जो घर में हम हमेशा से बनाते, जो लोकल चीजें बनाती है, तो उसको उसका वेरिएशन कर सकते हैं क्या? तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मोस्टली आई थिंक जितने भी लोग जुड़े हैं मैक्सिमम तो सारे मदर्स है। तो ये आप हमेशा एक्सपीरियंस करते ही हो घर पे कि अब लगता भी है ना कि अभी बनाए तो बनाए क्या। ऐसे तो ऐसे कुछ टिप्स है, कुछ फोटोज भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ आइडियाज जो मैंने अभी तक बनाया नहीं लेकिन मैं आगे बनाने का प्लान कर रहा हूँ इस तरीके से। तो दुनिया में जो रोटी है ये सिर्फ इंडिया में बनती है ऐसा नहीं है, इंडिया के बाहर भी कई कंट्रियों में रोटी बनती है, लेकिन उसका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। जैसे मेक्सिको में देखा जाए तो वो टॉर्टिला बनाते हैं। टॉर्टिला यानी मक्की की रोटी रहती है। और उससे वो टाकोस बनाते हैं। फजितास यानी जैसे काठी रोल होता है वैसे उनके रोल्स होते हैं, वो बनाते हैं। क्वेसिडियाज होता है जो काइंड ऑफ रोटी का सैंडविच, मतलब उस दो रोटी के बीच में एक स्टफिंग भर के उसको कट करके वो प्लेट करते हैं।
फिर उसके बाद फ्लैट ब्रेड इटली में बनता है, उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल के वो बनाते हैं और उसका पिज्जा करते हैं। तो ऐसे काफी अलग अलग यहाँ पे भी फ्लैट ब्रेड्स बनाए जाते हैं, लेकिन जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा रोटी और सब्जी खाने वाला देश है। लाइक रोटी और सब्जी यहाँ का नेटिव है। तो हम लोग बचे हुए रोटी में से काफी क्रिएटिव चीजें करते हैं, जैसे कि दूसरे दिन अगर बची हुई रोटी है तो उसको यूज करते हैं। लेकिन फ्रेश रोटी जब खाने का मन नहीं करता, मतलब वो बचना ही नहीं चाहिए, ऐसी इस तरीके से अगर रोटी को हम लोग तभी कुछ करें तो लोग ज्यादा अच्छे से उसको न्यूट्रिशन लेके खाएं। और बच्चों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम और क्या आता है, वो सब्जियां खाते नहीं है। तो तो उसको छुपा कैसे सकते हैं? वो दिखता है तो अलग कर देते हैं, राइट? तो जैसे उसको छुपा दिया, जैसे जैसे समोसा है तो समोसा के अंदर स्टफिंग जो है वो दिखाई नहीं देता है ना। तो ऐसे कुछ तरीके से अगर उसको छुपा दिया तो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो वही हम थोड़ा सा अलग तरीके से आज कुछ कुछ चीजें देखेंगे। तो एक तो है कि डिश को रीइन्वेंट कर सकते हैं, जैसे कि दाबेली। दाबेली का जो मसाला है वही आप रोटियों के स्क्वायर स्क्वायर पीसेस कीजिए और उसके अंदर वो स्टफिंग थोड़ा सा थिक करना है, मतलब ज्यादा लिब लिब नहीं, थोड़ा सा थिक करके उसको अगर स्क्वायर शेप में अगर प्रॉपर कट करेंगे रोटी को और उसके अंदर स्टफ करके थोड़ा सा वो दोनों दोनों तरफ से ग्रिल कर दिया उसको, तो दिखने में वो इतना सुंदर दिखता है कि और स्वाद तो बाकी तो अपने दाबेली का मसाला जैसे आप रेगुलरली बनाते हो वैसे बना सकते हो। फिर गार्निश उसको अच्छे से करो, अनारदाना और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ कोकोनट यूज कर सकते हो सेव के जगह पे, क्योंकि सेव भी फ्राइड होता है। तो आप थोड़ा सा रोस्ट करके वो कोकोनट डाल दोगे तो जो सेव का टेक्सचर है वो टेक्सचर आता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जितने भी ये कलिनरी कॉन्टेस्ट होते हैं जैसे कि मास्टर शेफ है, तो वो हमेशा कुछ कुछ चीजें देखते हैं खाने में, जैसे कि टेक्सचर। तो टेक्सचर अलग अलग एक ही डिश में हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब उसमें लिक्विड भी है, उसमें कुछ सॉलिड भी है, कुछ क्रंची है, थोड़ा सा कुछ ऑयली है और थोड़ा सा कुछ ड्राई है। ऐसे विभिन्न टेक्सचर जब होते हैं तो उसका वो खाने में मजा आता है। ऐसे हम काफी जगह ट्रेडिशनली भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर भेल बना रहे तो भेल में हम लोग सेंगदाना इसलिए डालते हैं क्योंकि वो क्रंच देता है। और बाकी जो मुरमुरा वगैरह है वो थोड़ा सा गीला हो जाता है तो उससे सॉगीनेस आता है। ऐसे हम लोग मिक्स टेक्सचर हर जगह पे यूज करते हैं, लेकिन हर बार उसके लिए फ्राइड चीज यूज करना जरूरी नहीं है क्रंचीनेस के लिए। तो जैसे मैंने बोला ग्रेटेड कोकोनट, ड्राई कोकोनट जो होता है वो आप यूज कर सकते हो, उससे अच्छा आता है। या फिर कोई सीड्स जैसे तिल है, मूंगफली है, इसको भी रोस्ट करके आप वो यूज कर सकते हो, तो उससे अच्छा एक क्रंच भी आता है और फ्लेवर भी बढ़ाता है। फिर इसके बाद जो जैसे मैंने बोला कि मेक्सिको में और पंजाबियों के खाने में काफी सिमिलरिटीज है। मतलब राजमा उधर भी खाया जाता है, मिर्च भी खाते हैं वो लोग ज्यादा। सिर्फ उसका बनाने का तरीका अलग होता है। मक्की की रोटी जो पंजाबी लोग भी खाते हैं वो वहां पे भी बनता है। तो ये जो मक्की की रोटी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, तो ये बेस्ट है सब्स्टिट्यूट करने के लिए जब आप बना रहे हो मिलेट की रोटी। आप इतने पिछले कई दिनों से मिलेट की चीजें आप सीख रहे हो इन सब लोगों से, रीना जी है और बाकी हमारे जो टीचर्स हैं उन सब लोगों से मिलेट के यूज के बारे में सीख। तो मिलेट की रोटी थोड़ी सी अगर मोटी भी बनती है, जैसे फुल्का जैसे नहीं बना, तो भी आप उसको क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। तो टाकोस कैसे बनाते हैं? तो टाकोस बेसिकली एक ऐसे फोल्डेड एनवलप होता है, मतलब रोटी होती है जो फोल्ड किया हुआ है ऐसे हाफ सर्कल वाला, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। और उसके अंदर स्टफिंग रहता है, तो उसमें स्टफिंग कोई भी कर सकता है। हमारे यहाँ पे जो सब्जी है वो सब्जी, उसके साथ जनरली वो लोग कैसे करते हैं कि कुछ सैलेड रहता है, सैलेड एलिमेंट रहता है, जैसे कि प्याज है या बीटरूट है या पत्ता गोभी है। तो हम लोग कुछ जैसे रायते में जैसे कुछ कुछ चीजें करते हैं, मूली का रायता या टमाटर का कचुम्बर, सालसा उधर सालसा यूज करते हैं जो टमाटर के इसके जैसा जो महाराष्ट्र में कोशिंबीर कहते हैं, तो जैसे कोशिंबीर करते हैं वैसे कुछ एक फ्रेश एलिमेंट उसके साथ डाल दिया, तो सब्जी भी फ्रेश एलिमेंट हुआ। थोड़ा सा उसके ऊपर फेटा हुआ दही या फिर फ्रेश मलाई फेट के अगर आप डालते हो तो वो दिखने में काफी सुंदर होता है। तो मैं एक फोटो आपको दिखाई देता हूँ।
तो ये मैंने रिसेंटली बनाई हुई रेसिपी है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे बीटरूट्स है, ये फ्रेश दही है, तिल है रोस्ट किया हुआ, ये टमाटर का, कच्चे टमाटर का मतलब बिना पकाए हुए टमाटर का कचुम्बर है, ये धनिया, और ये जो है वो मैंने प्रोसो मिलेट से बनाई हुए टाकोस है। तो टाकोस में काफी जगहों पे खाया भी अगर होगा तो वो बहुत ऐसे क्रिस्प और कड़क आता है, आपको उतना ओवर कुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाकोस सॉफ्ट तरीके की भी रहते हैं। जैसे रोटी और रोटी के ऊपर स्टफिंग और उसको ऐसे फोल्ड करके खा रहे हैं, उसको मैक्सिका में टाकोस बोलते हैं। तो ये जो बीटरूट्स है वो बीटरूट्स मैंने स्टीम किए हैं, स्टीम करके उसमें थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट ये मिलाया है, और उसके साथ फिर जो कचुम्बर किया है वैसे भी वही टमाटर टमाटर का है, उसमें थोड़ा सा गाजर डाला हुआ है, और उसमें भी थोड़ा सा नींबू डाला, हरी मिर्ची, धनिया, और जो तिल है वो मैंने ऊपर से अलग से गार्निश के लिए अलग से उसके, जो आप उसमें भी मिक्स करके कर सकते हो। और जो दही है वो थोड़ा सा फ्रेश, लाइक वो फ्रेश दही है तो वो एक नो फ्लेवर एक अलग देता है, एक लाइव फ्लेवर। तो इसकी जगह पे आप क्रीम भी यूज कर सकते हो। अगर आपके घर पे देसी गाय का दूध आता है तो उसकी मलाई निकाल के उसको फेंट के आप वो भी यूज कर सकते हो, तो उससे भी डिश को एक अच्छा फ्लेवर मिलता है। तो मेक्सिका ही और एक तरीका है रोल्स बनाने का, बरिटोस। फिर उसके बाद तो बरिटोस में जैसे हमारे काठी रोल होते हैं वैसे ही, तो काठी रोल तो आप लोगों ने काफी ट्राई किए भी होंगे। तो काठी काठी रोल को थोड़ा सा और क्रिस्पीनेस देने के लिए आप जब उसको रोल करते हो, जैसे जो ये वाला फोटो तो मैं हम लोगों ने आपको मैसेज के साथ भेजा भी है, कि उसको रोल करने के बाद उसको जस्ट थोड़ा सा हल्के हाथ से थोड़ा सा देसी गाय का घी या कच्ची घनी का कोई तेल थोड़ा सा लगा के आप उसको तवे पे दोनों बाजू से थोड़ा सा सेक भी लो ना, तो वो थोड़ा सा क्रिस्प होता है। तो आप जब खाते हो उसको चबाते हो तो उसको एक क्रंची एलिमेंट आता है, और उसके अंदर स्टफिंग होता है। तो आप कोई भी स्टफिंग्स कर सकते हो, जैसे आलू की सब्जी से लेके जो भी सब्जी आपको दिखानी नहीं है उसको थोड़ा सा मैश करके उसके साथ अगर आपको और कुछ जैसे कुछ चटनी वगैरह है तो वो मिक्स कर दिया, या फिर एक साइड से रोटी को पहले चटनी लगाया, सारा स्टफिंग किया, उसको रोल किया और रैप करके थोड़ा सा दोनों साइड से रोस्ट कर लिया। तो इस तरीके से वो जो ग्रिल हुआ हुआ टेक्सचर है और उसका जो कलर है, इसके वजह से भी वो एक अलग सा थोड़ा सा फ्लेवर देता है और थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। तो मेरा एक लाइक भतीजा है, तो वो रोटी सब्जी नहीं खाता, लेकिन अगर ऐसे ही उसको रैप करके उसके साथ में और वो कच्ची चीजें भी नहीं खाता है, लेकिन रेस्टोरेंट में जो मिलता है बर्गर या उसके साथ जो सैलेड मिलता है उसको पसंद है, तो उसके ऊपर से थोड़ी सी शक्ल लड़ा के हम लोगों ने ऐसे कुछ ट्राई किया, तो वो ये मतलब बरिटोस पूरा खा भी जाता है, एक पूरी रोटी और सब्जी खा जाता है, और उसके साथ जो थोड़ा सा सैलेड एलिमेंट है वो भी खाता है। वही अगर उसको अलग से रोटी सब्जी खिलाए ना, लाइक उसके पीछे बहुत भागना पड़ता है कि खा ले खा ले खा ले करके। फिर ये तो हुआ प्लेन रोटी का। इसके अलावा हमारे यहाँ पे काफी सारे फ्लेवर्ड रोटीज की भी रेसिपीज है, जैसे कि पालक पराठा है। पालक पराठा बनाते हैं, ठेपले बनाते हैं मेथी के, बिना मेथी के बनते हैं, तो कई सारे फ्लेवर्स के थेपले बनते हैं। तो ये थेपलों का भी यूज हम लोग कर सकते हैं ये फ्लैट ब्रेड के लिए। मतलब अगर इसका कॉम्बिनेशंस करने जाए तो इसकी पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। आप शुरुआत मतलब ब्रेकफास्ट से करके डिनर तक आप सिर्फ रोटी के साथ इतना खेल सकते हो, इतने पॉसिबिलिटीज है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ठेपले के अंदर भी, तो एक तो ठेपले में भी सब्जी आ रही है, आपने मेथी डाल दिया उसमें, या फिर पालक के पराठे बना दिए तो उसमें पालक गया, वैसे चुकंदर के पराठे बना सकते हो। तो कोई भी सब्जी को डाल के आप उस जो बेसिक पराठा बना रहे हो उसके अंदर वापस स्टफिंग भी अगर आप किसी सब्जी का करोगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्जी पेट में जाएगी। और ऐसी सब्जी यूज कीजिए जो दिखने के बाद लोगों को खाने, मतलब बच्चों को खाने के लिए वो मना कर देते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मैश कर दो, उसमें थोड़ा सा कलर एलिमेंट के लिए जैसे थोड़ा सा पिंक बनाने के लिए बीटरूट मिला दिया, या फिर मैश करने के बाद हम लोग जनरली हल्दी सब्जी में डालते हैं तो उससे भी एक पीला कलर आता है। तो ऐसे थोड़ा सा उसका टेक्सचर बदल दिया तो उनको समझ में नहीं आएगा, और वो अच्छी तरीके से उसको रोटी को चबाते चबाते खा जाएंगे।
तो ठेपले का आप रोल कर सकते हो। फिर सैंडविच, जैसे मैंने दाबेली बोला उसी तरीके से आप रोटी का सैंडविच भी कर सकते हो। ये मेरा खुद का फेवरेट रेसिपी है। ये जो वेरिएशंस मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आता है। रोटी तो फ्रेश बनती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि खाने खाते वक्त वो रोटी वैसे भी ठंडी हो जाती है, तो वापस अगर गर्म वगैरह करनी है तो हल्के से उस मतलब एक रोटी को हाफ कट किया, उसको हाफ फोल्ड करने से पहले उसमें थोड़ा सा मतलब एक 1/4 साइड में थोड़ा सा सब्जी लगा दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा चटनी या कुछ लगा दिया, और उसको फोल्ड किया और अच्छे से दोनों साइड से उसको फ्लैट तवे पे रोस्ट कर लिया, तो उसके वजह से वो क्रिस्पी बनता है और उसका क्रंच इतना सही आता है। तो वो ऐसे काम कर रहे बैठे बैठे ऐसे एक साथ बाइट लेने में वैसे भी कर सकते हैं जैसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और जब बहुत भागना होता है जैसे कि लाइक कहीं जाना है, कुछ काम करना है, तो टिफिन में कैरी करने के लिए भी ये काफी सिंपल जाता है। अलग रोटी सब्जी की जगह पे एक के साथ एक उसको सैंडविचेस बना दिए और सैंडविचेस एक ऊपर रख दिए और रख दिया। इसी को यस क्वेसेडियाज, इसी को इसमें मेक्सिकन इसमें क्वेसेडियाज बोलते हैं। तो उनका रेसिपी और उनका इंग्रेडिएंट काफी अलग होता है। उसमें काफी ज्यादा वो लोग चीज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग हमारे लोकल इंग्रेडिएंट्स के साथ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर रोज हमें महंगा भी नहीं करना है और हेल्दी भी रखना है। और अगर आप उसको रिच करना चाहते हो, जैसे कि कुछ कभी डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों को दूध और दूध लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स खिलाइए, उनको जरूरत है, तो हमेशा आपको चीज लेने की जरूरत नहीं है। चीज रादर फर्मेंटेड है और ज्यादा फैटी है, तो अगर आपको चीज जैसा कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप मतलब थोड़ा सा उससे कम थिक वाला कंसिस्टेंसी वाला चक्का बना के आप यूज कर सकते हो। फ्रेश दही को टांग के वो जो टंगा हुआ दही है तो वो ज्यादा अच्छा थिक भी होता है और क्रीमी होता है, तो वो क्रीम चीज जैसा टेक्सचर देता है। और उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए फिर आप उसमें थोड़े से मसाले मिक्स कर सकते हो, लगा तो आप इटालियन हर्ब्स भी यूज कर सकते हो, ओरेगानो वगैरह। तो बस उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, बाकी फीलिंग वो उसी तरीके का रहेगा। तो इस तरीके से आप रोटी का सैंडविच भी कर सकते हो। हाँ, हंकट टंगा हुआ दही। और काठी रोल तो काफी कॉमन है। आई थिंक मिलेट के काठी रोल रीना जी ने भी काफी पहले बताए हैं। अगर आप काफी समय से अगर अटेंड कर रहे हो तो काफी कुछ चीजें हमारे टीचर्स ने सिखाई है। तो काठी रोल में अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आप जब बाहर भी जाते हो तो ऑब्जर्व करके हम लोग उनसे भी काफी चीजें सीख सकते हैं और उसको हेल्दी तरीके से हम लोग घर पे बना सकते हैं। तो काठी रोल में जनरली क्या होता है, बेसिक एक रोटी होती है, उसमें भी चटनी आ जाती है, स्टफिंग जाता है, और कुछ सैलेड वाले एलिमेंट जाता है, जैसे वो जनरली वो प्याज वगैरह यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने गाजर को बारीक बारीक लंबा लंबा कट किया, थोड़ा सा पत्ता गोभी को कट किया, इवन जो ये होता है फ्लावर होता है, या फिर ऐसी सब्जियां जिसके हम पत्ते यूज नहीं करते लेकिन उसके ताजा जो पत्ते होते हैं उसमें भी काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो ऐसे पत्तों को यूज करके उसका भी आप सैलेड कर सकते हो। तो उस सैलेड को थोड़ा सा नींबू के जूस में मिला के आपने थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो उसको पिकल्ड सैलेड बोलते हैं। तो उसका एक फ्लेवर अलग आता है, थोड़ा सा नींबू का जूस और थोड़ा सा नमक डाल के एक 15-20 मिनट के लिए वो जो भी आपने गाजर या कैबेज यूज कर रहे हो उसको एक बाउल में ढक के रख दीजिए, तो उसमें पूरा उसका एक फ्लेवर आ जाता है। जैसे अचार होता है वैसा थोड़ा सा उसमें फ्लेवर आता है, लेकिन ये फ्रेश है, ये फर्मेंटेड नहीं होता है। तो इसको आप थोड़ा सा उसके ऊपर से डाल के उसको ये करके आप काठी रोल्स कर सकते हो। काठी रोल में जो नॉनवेज काठी रोल्स मिलते हैं उसमें एक ट्रिक किया जाता है कि जिसमें वो पहले अंडे का ऑमलेट बनाते हैं और उसके ऊपर ही रोटी सेकते हैं। तो उस तरीके से आप बेसन का छीला बना के, जब वो छीला एक साइड से नीचे से पक रहा है और ऊपर से और पूरा पका नहीं है, तभी उसके ऊपर रोटी रख दीजिए और फिर उसको पलटा के वापस रोटी को नीचे से गर्म कीजिए, तो बीच वाला भी जो गीला बेसन है वो एक तो रोटी से चिपक जाएगा और पक भी जाएगा। फिर उसके अंदर आप जब स्टफिंग डाल के करोगे तो वो एक उसमें 2 लेयर दिखेंगे, बाहर से रोटी दिख रही है और अंदर से छीला दिख रहा है। ये छीले को और टेस्टी और हेल्दी करने के लिए आप बेसन की जगह पे मूंग की दाल यूज कर सकते हो, छिलके वाली मूंग की दाल यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप दालों में भी वेरिएशन उसमें कर सकते हो। तो ये एक
उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा किक देने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए अच्छा तरीका। और दूसरा जो है बच्चों में मैंने ये देखा है कि उनको कुछ अनयूजुअल होता है तो वो खा जाते हैं, भले वो चीज सेम हो, उनको अनयूजुअल दिख रही है, अलग दिख रही है तो वो खा जाता है। तो जैसे कि रोटी सब्जी थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल हो, तो जैसे वो मोनाको के बिस्किट्स का प्रेजेंटेशन करते हैं, छोटे छोटे बिस्किट्स और उसके ऊपर कुछ टॉपिक, तो ऐसे अगर रोटी का भी एक छोटा छोटा पीस किया ना, मतलब हाँ इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, प्रिपरेशन ज्यादा है, बट अगर बच्चे खा नहीं रहे तो ऐसी चीजें उनको खाने में बहुत मजा आता है। और अगर आपको पार्टी भी थ्रो करनी है, तो जैसे बोलते हैं ना वो फिंगर फूड होता है, तो उस तरीके से आप बस सिंपल चीजों को ट्विस्ट देके काफी अच्छा बना सकते हो। तो इवन कुकी कटर्स जो मिलते हैं, अलग अलग शेप के कटर्स मिलते हैं, उस कटर से अगर रोटी को कट किया जाए तो बची हुई जो रोटी है उसका भी कुछ ट्रिकी कर सकते हैं, तो उसके जो कट्स बचते हैं, क्योंकि बच्चे तो क्रिएटिव इसका खाएंगे, तो उसका भी हम लोग कुछ जुगाड़ कर लेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। बट ये जो डेकोरेटिव शेप्स के साथ अगर आप कट करते हो और उसके ऊपर थोड़ा सा जो भी मोनाको के इस पे जो भी आपने वेरिएशन ट्राई किए होंगे या फिर देखे होंगे, वो सारे वेरिएशन आप रोटी पे कर सकते हो और सब्जियों के साथ कर सकते हो। तो बस वो बच्चा खेल रहा है और एक प्लेट में ऐसे अलग अलग शेप के रख दिए, वो बच्चा खेलते खेलते आएगा, खाएगा, फिर खेलेगा, दूसरा पीस उठाएगा, खाएगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट और इंटरेक्टिव भी कर सकते हो बच्चे के साथ, आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि ओके ये कौन सा एनिमल है, लाइक अगर एनिमल शिप्स के कटर लाते हो तो छोटा बच्चा है तो आप उसको उसमें से सिखा भी सकते हो। तो काफी टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चा खाता नहीं, इसलिए आप काफी जगह मैंने देखा है कि टीवी देखते देखते बच्चे को खिलाते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो खाता ही नहीं है। लेकिन अगर खाने में ही इंटरेक्टिव कर दिया तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट कहीं और करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिसेंटली मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट है मेरे नीस के साथ, जो मेरे पास ही रहती है, तो उसका भी ऐसे ही है कि उसको कुछ कहानी बतानी पड़ती है या फिर, तो हमने ये ट्राई किया, तो अलग अलग शेप उसको ऐसे रोटी तोड़ के देनी पड़ती है, तो अलग अलग शेप का जब हमने बनाया तो उसको ही बताते बोलते कि जो टेडी बियर है वो वाला पीस उठाओ, तो वो देखती और टेडी बियर का जो पीस है वो उठाते और खुद के हाथ से खाती। तो इस तरीके से हम लोग उसको खेलते खेलते उसको खा भी रही है और वो सीख भी रही है। इस तरह ऐसा एक ट्रिक हमने रिसेंटली यूज किया है। फिर इसके बाद जैसे नाचोस होते हैं, तो नाचोस की तरह भी आप सिर्फ प्लेन रोटी का भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्लेन रोटी के पीसेस कर लीजिए, ट्रायंगल्स कीजिए और उसको थोड़ा सा मसाला उसमें मिक्स करना है और थोड़ा उसको बेक करना है। तो बेक कैसे करना है, आप ओवन में कर सकते हो कम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम, या फिर गैस में जैसे गैस में जैसे कढ़ाई में नीचे सॉल्ट डाल के उस पर स्टैंड रख के उस तरीके से भी आप बेक कर सकते हैं। इसमें ही और अगर आपको और वेरिएशंस करना है, जैसे स्नैक्स में भी आपको हेल्दी खिलाना है बच्चों को, तो जब आप रोटी बना रहे हो तभी उसमें कसूरी मेथी है, जीरा है, अजवाइन है, ऐसी चीजें सब जो जो उनके हेल्थ के लिए अच्छी है लेकिन जनरली वो खाते नहीं है ऐसे, या फिर बीटरूट की प्यूरी आपने डाली, पालक की प्यूरी डाली, तो अलग अलग कलर्स के भी नाचोस बनेंगे। इसके साथ ये करके अगर वैसी ही रोटी बनाओगे और फिर उसको कट करके उसको एक्चुअली मैंने देखा कि तवे पे रोस्ट करके भी होता है, लेकिन तवे पे छोटे छोटे पीसेस इतने बार फ्लिप करने में थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा आता है, तो इसलिए एक प्लेट में रख के मैं उसको कढ़ाई में रख देता हूँ, जिसमें नीचे से या तो रेत या फिर नमक फैलाया हुआ है, तो वो प्लेट में वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है, तो वो एकदम क्रिस्पी क्रंची लगता है। और इसके साथ फिर चटनी में थोड़ा सा मतलब दही वाली चटनी जो होती है उसमें फिर वो लाइक चीजी डिप की जैसा हम लोग लेके खा सकते हैं। तो पार्टी के लिए भी ये काफी अच्छा स्नैक है और बच्चों के लिए भी काफी अच्छा स्नैक है। मैंने रिसेंटली मठरी जैसा बनाया था, कसूरी मेथी और जीरा वाला। तो ये कसूरी मेथी और जीरा फ्लेवर का है। मैंने स्टेटस पे डाला तो लोग बोलने लगे कि आप ऑर्डर्स ले लीजिए, आप लोग ऑर्डर दें। तो ये ऐसे सिंपल चीजें हैं लेकिन काफी अट्रैक्टिव और काफी अलग तरीके से टेम्प्ट करती है, और है तो वही, सिर्फ उसका बेस बदलाव। इसके अलावा आटे का ही लाइक पकाने से पहले आटे का ही थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन अलग कर सकते हैं।
जैसे कि समोसा समोसा मैदे का होता है, उसी जगह पे अगर हमने रोटी बेली है, आधा रोटी कट किया, उसके अंदर सब्जी का स्टफिंग करके उसको बेक किया या स्टीम किया, स्टीम समोसास भी काफी अच्छे लगते हैं। और अगर स्टीम को थोड़ा सा क्रंची देना है, क्रंची फिट भी देना है, तो स्टीम करने के बाद उसको थोड़ा सा तवे पे रोस्ट करेंगे तो उसके साइड्स थोड़े से, जैसे मैंने इसके बारे में बोला, बरीटोस के बारे में, काठी रोल के बारे में बोला, उसी तरीके से आप उसको भी थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। स्टीम्ड समोसे और स्टीम्ड बन्स, लाइक जैसे पाव होते हैं वैसे स्टीम किए हुए पाव जिसके अंदर स्टफिंग है, ये काफी फेमस रेसिपीज है थाईलैंड की। इवन चाइना में भी स्टीम्ड ऐसे बन्स और लाइक आटे की इसमें सब्जियां भर के वो स्टीम करके खाते हैं। मोमोज भी हम लोगों को पता ही है, मोमोज और डम्पलिंग, तो उस तरीके से आप रोटी के ही कर सकते हो। मैंने एक बार मेरे दोस्तों को टार्ट्स बना के खिलाए थे। तो टार्ट्स क्या होता है, तो कटोरी में एक ऐसे कटोरी होती है, वो कटोरी में रोटी को फैलाते हैं, चिपकाते हैं, उसके अंदर स्टफिंग करते हैं, उसको ऊपर से कवर करते हैं और उसको बेक करते हैं। तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितने भी आप मार्केट में टार्ट के मोल्ड देखने जाओ तो ये जनरली एल्यूमिनियम के बनते हैं। तो उस पर हमारा क्रिएटिव सोल्यूशन क्या है, तो हम उसको स्टील की कटोरी या ऐसे जो वाइड प्लेट होती है जो फैली हुई है, इसमें से वो आसानी से निकल जाएगा पकने के बाद। इस तरीके के मोल्ड्स को लेके भी हम लोग टार्ट्स बना सकते हैं। फिर ऐसे स्क्वायर वाला क्रिएटिव, ये मेरा फेवरेट है, इसका जो टार्ट है वो मस्त ऐसे नीचे से थोड़ा सा राउंड और ऊपर से ऐसे स्क्वायर, इस तरीके से बनता है। और एक छोटा जो है ये पाए पाए बनाने के लिए इस तरीके का मैं ये यूज करता हूँ, ये सब स्टील की ही है। और इस तरीके से आप उसको ये कर सकते हो। तो इसमें वेरिएशंस और क्रिएटिविटी आप बहुत कर सकते हो और बच्चों को पसंद भी बहुत ज्यादा आती है। जी रीना जी ने ये मूंग की चाट का टार्ट बनाया, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अच्छा, तो इस सब में ये सब करने के पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट पता है आपको रीजन क्या है? तो सबसे ज्यादा पता है हम लोगों को, हम जो खाना खाते हैं उसमें कितना परसेंट क्या खाना चाहिए, तो जो सब्जियां है ये हमें अधिक से अधिक खानी है, 70% सब्जियां खानी है और 30% सिर्फ हम लोग ये खाते हैं, ये खाना चाहिए कि जो दाल चावल है या ग्रेन्स है, मिलेट्स है, पल्सेस है, ये सब मिलके डेयरी है, ये सब मिलके 30% होना चाहिए, 70% सब्जी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग रोटी को सब्जी लगा के खाते हैं, सही है। तो इस तरीके से हम लोग उनको न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करना है। और न्यूट्रिशन पे क्यों फोकस करना है, न्यूट्रिशन का हम लोग खाना पकाते हुए सोचते हैं कि ज्यादा नहीं सोचते, हम लोग फ्लेवर का सोचते हैं। फ्लेवर का सोचिए, लेकिन उतना ही न्यूट्रिशन रादर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन रीजन है वो हमारा शरीर ही है। हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं टिश्यू रीजनरेशन। जैसे अगर आपको कहीं जख्म हुई तो वहां पे वापस स्किन आ जाती है, तो आपकी पूरी बॉडी में आपकी जो मांसपेशियां है, जो टिश्यूज है, ये मरती है और वापस बनती है, नहीं बनती है। तो कुछ ऐसे कुछ अराउंड 3 साल में हमारा जो पूरा बॉडी है वो पूरा रिप्लेस हो जाता है, सिवाय हमारे दिमाग के, हमारे ब्रेन के। एवरी टिश्यू, हमारे शरीर का सारा एक एक जो टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाता है और नया बनता है। और ब्रेन का ऐसा होता है कि वो टिश्यू जन्म से लेकर जन्म के वक्त जो डेवलप होता है वो उतना ही टिश्यू होता है, वो मरने तक वैसा ही रहता है। लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसका कुछ प्रतिशत ही यूज करते हैं। जैसे आइंस्टाइन जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं, तो वो हमें एक ही साथ दे देते हैं उसका। लेकिन जो शरीर का है वो हमेशा हर कुछ सालों में चेंज होता है। तो आपकी हड्डी से लेके आपके नाखूनों से लेके आपके दांत तक का जो छोटा छोटा पोर्शन है वो रिप्लेस होते रहता है। तो ये सब में अगर रिप्लेस हो रहा है, अगर ये सिस्टम भगवान ने हमारे शरीर में बना के रखी है कि हमारे जो भी बॉडी के पार्ट्स है वो रीजनरेट हो रहे हैं नेचुरली, उसके जो स्किन सेल्स है वो रीजनरेट हो रहे हैं, तो ऐसा जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? तो अगर ये हो रहा है तो अच्छे क्वालिटी का बनेगा ना। अगर नई स्किन बन रही है तो वो अच्छी क्वालिटी की बननी चाहिए। लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की बनाने के लिए उसको कुछ रॉ मटेरियल लगेगा। जैसे अगर आप घर में कुछ बना रहे हो, आपने एक दीवार तोड़ दी और उसकी जगह पे आप कुछ क्रिएटिव दूसरा कुछ बना रहे हो, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल लगेगा।
वो रॉ मटेरियल अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आपका जो जो भी आप इंटीरियर कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से जो हम लोग खा रहे हैं ये हमारे टिश्यूज को रीजनरेट करने के लिए रॉ मटेरियल होता है। तो ये रॉ मटेरियल अगर उसको अच्छा नहीं देते, जैसे खा तो लिया हमने सब्जियां, लेकिन वो इतनी पकी है कि उसमें न्यूट्रिशन ही कुछ नहीं, तो सिवाय फाइबर के कुछ नहीं जा रहा है। तो तब क्या होता है, ऐसे इसमें वो डिफेक्टिव बनती है। जैसे फिर काफी सारी बीमारियां आती है, जैसे पोरोसिटीज ऑफ टिश्यू है, तो टिश्यूज में भी छेद छेद आ जाते हैं जो अननेसेसरी है। फिर कुछ लोगों के ब्लड क्लॉट्स नहीं होते, कुछ लोगों के बहुत जल्दी क्लॉटिंग होती है, इतनी क्लॉटिंग होती है कि ब्लड के क्लॉट्स बॉडी में ही जम जाता है। फिर बाकी तो इवन जो एक्स्ट्रा फैट है वो बॉडी में जमने लगता है कहीं कहीं, तो पेट में जमता है तो पेट बाहर आ जाता है, और अगर वेन्स में जम जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग न्यूट्रिशन की तरफ ठीक से ध्यान नहीं देते, इसलिए अब जो भी खा रहे हो उसी तरीके से खाओ, लेकिन वो अगर आप सही ढंग से पकाओगे, एक लेवल तक ही पकाओगे जहाँ पे वो पका हुआ है और उसका न्यूट्रिशन साबुत है, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा अन्न ही सबसे बड़ा मेडिसिन है। एक कोई इंसान मेडिसिन के बगैर सिर्फ खाना अच्छा खा के खुद को ठीक कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खाना छोड़ के सिर्फ दवाइयों की वजह से अच्छा नहीं हो सकता। सो अन्न पहले है, दवाई बाद में है, और अन्न को ही हम लोग दवाई की तरह यूज कर सकते। तो ये समझेगा कैसे लेकिन कि हमें कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है, कब क्या खाना चाहिए? तो ये जो है हमारे काफी पूर्व जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वही हमारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर चीज हमें देके गए हैं, वो है आयुर्वेद। तो आयुर्वेदा को मैं ऐसे बोलता हूँ कि वो हमारे शरीर का मैनुअल है। हमारे शरीर एक मशीन है, और हर मशीन का हमारा एक मैनुअल साथ में आता है कि इसको यूज कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो उस तरीके से ये आयुर्वेदा हमारे शरीर के बारे में बताता है। इंस्टॉल कैसे करना है वहां से बताता है। मतलब अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो आपका बच्चा हेल्दी हो, इसके लिए माँ बाप को उसके जन्म के पहले से क्या तैयारी करनी है वहां से वो बताता है। मतलब इतना गहरा नॉलेज उसमें है। तो अभी इसको, हमारा जो शरीर है उसको ठीक कैसे करना है, उसको फिट कैसे रखना है, इसके भी काफी सारे टिप्स और ट्रिक्स ये आयुर्वेदा में दिए, और उसको ही प्रैक्टिकल तरीके से आज का 21st सेंचुरी के लाइफस्टाइल से जोड़ने का काम हम लोग करते हैं। वो है हमारे होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। ये कोर्स, मतलब मैं तो सबसे बड़ा फूडी हूँ। मैं अगर खाना टेस्टी होता है तो ही मैं वो खाता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता, क्योंकि डाइटिंग है या फिर सिर्फ ऐसे उबला हुआ खाना है, ये मैं कभी टॉलरेट भी नहीं कर सकता। ये कोर्स के बारे में जब पता चला, मैं बस क्यूरियस था कि ऐसा क्या है, लाइक आयुर्वेदा में क्या बोला है खाने के बारे में, ये देखने का। और मुझे अभी आज भी याद है, मेरी टीचर जो थी, मतलब तब तो हम लोगों ने ऑफलाइन किया था वो कोर्स, तो टीचर ने मुझे एक रेसिपी खिलाई थी जो मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी थी, वो है चॉकलेट मूस। और वो बनी थी ना ही किसी क्रीम से, ना ही किसी अंडे से, बट फिर भी बहुत अच्छी बनी। एक तो उन्होंने मिलेट से भी बनाई थी, लेकिन इतनी अच्छी बनी कि मैं तो हैरान हो गया। मैं सोचने लगा कि अगर ये चीज, ये लोग मिलेट से भी इतनी टेस्टी चीज बना सकते तो ये कुछ भी बना सकते। फिर मैं उनको फॉलो करते गया और साल भर में ये सेम कोर्स का टीचर भी बन गया। और उसके बाद तो मेरा लाइक मेरा करियर भी इसके ऊपर ही बना हुआ है। सो मैं शेफ जाना जाता हूँ, लेकिन जाना जाता हूँ इसीलिए क्योंकि मेरी जो रेसिपीज है ये सारी या तो ऑर्गेनिक होती है या फिर इस तरीके से बनी हुई होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो और इसका इफेक्ट जो है शरीर के ऊपर, जो इफेक्ट है छोटे छोटे चीजों में भी आपको दिखाई देता है। जैसे मुझे दाढ़ी में काफी इन्फेक्शन होता था। मैं दाढ़ी बढ़ा ही नहीं सकता था, मुझे क्लीन शेव रखना पड़ता था, और क्लीन शेव करने के बाद भी यहाँ पे ऐसे सफेद पैचेस आते थे। और अगर दाढ़ी बढ़ाई होती तो वो सफेद पैचेस बड़े होके ऐसे, जैसे जख्म के ऊपर से खपली निकलती वैसे यहाँ से निकलती थी। जैसे मैंने ये कोर्स का नॉलेज फॉलो करना शुरू किया, ये नेचुरली ये, और ये मेरे बॉडी टाइप के विपरीत है। मेरा बॉडी टाइप ऑयली स्किन वाला है। ओके, तो ऑयली स्किन में ड्राई स्किन होना नेचुरल नहीं है कफ प्रकृति वालों के लिए, लेकिन मेरा वो हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने ये कोर्स के हिसाब से मैंने चीजें फॉलो करनी करनी शुरू की, तो ये नेचुरली ये चला गया। ये जो कोहनिया है ये बहुत एकदम रफ होती थी मेरी,
बोलते ना स्नेक की स्किन जैसे। तो मेरी मम्मी जब भी आती थी वो नींबू और मॉइस्चराइजर लेके इसको लगाते रहती थी। तो ये कोर्स करने के बाद के कुछ महीनों के बाद वो जब आई, वो आउट ऑफ हैबिट वो नींबू और मॉइस्चराइजर लेके, उनको पता था कि इसका हाथ ऐसे ही रहेगा। और उन्होंने जब मेरा हाथ लिया तो देखा कि एकदम स्मूथ हो गया। तो उन्होंने बोला अरे ये कैसे हुआ? तो मुझे भी तब तक ध्यान में नहीं आया था कि ये ऐसे हुआ। तो ऐसी छोटी-छोटी चीजें जो शरीर में है, क्योंकि टिश्यू का रीजनरेशन होता है। अगला जो टिश्यू आता है वो अगर अच्छे क्वालिटी का बनेगा तो आपका जो भी बीमारी है वो नेचुरली ठीक होगा। एलोपैथी में ऐसे बोलते हैं कि कोई भी बीमारी 100% ठीक नहीं हो सकती, उसका कुछ-कुछ थोड़ा तो शरीर पे इम्प्रेशन रहता है। मैंने आयुर्वेदा में काफी हद तक ऐसे देखा है कि कुछ-कुछ ऐसी बीमारियां जो बोला कि उसका कुछ तो रहेगा, उसका कुछ भी नहीं रहा, इस तरीके से लोग ठीक हुए। अर्ली स्टेज के कैंसर्स के कुछ पेशेंट्स को मैंने देखा है। मेरे पापा खुद उनके जो लेफ्ट लेग की जो मेन ब्लड वेन है वो मेल्ट होने लगी थी एक फीवर में, और डॉक्टर्स को पता नहीं था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो उससे रिकवर हुए, लेकिन उनका ये कहना था कि ये सिर्फ 95% रिकवर होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो उनको चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पिछले कुछ सालों से मेरी मम्मी इस तरीके से खाना बना रही है और अभी वो 99% ठीक हो चुके हैं। और अगर वो आगे थोड़ा सा और फिजियोथेरेपी और कुछ चीजें करेंगे तो 100% भी हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। फिर कुछ-कुछ जेनेटिकली भी उतर जाता है, जैसे डायबिटीज है वो जेनेटिक्स में आ जाता है। तो इसको भी रिपेयर करने का ताकत आयुर्वेदा रखता है, अगर आप सही ढंग से और सही तरीके से इसको सीख के करो। तो ये सारी चीजें जो है काफी काफी बड़ा बड़ा पैकेज है ये, बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो इसमें आप जितना सीखो उतना कम है, लेकिन इसको एकदम क्रिस्प और ये करके जो हमारी मेंटोर है कौशनी जी ने, इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बनाया है जो हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। आज डॉक्टर सरिता जी का भी और एक इंट्रोडक्शन टॉक है, अगर आप उसमें देखोगे तो आप बिफोर आफ्टर वाला फोटोज भी उसमें देखोगे कि हम लोगों में कैसा परिवर्तन आया है ये कोर्स करने के बाद। ठीक है, तो इसी बात पे मैं आप सबको हमारे अगले कोर्स में इनवाइट करता हूँ। भले आपने पहले से कोर्स किया हो, फिर भी मैं आपको इनवाइट करता हूँ रिपीट करने के लिए, क्योंकि मैं खुद टीचर बनने से पहले मैंने आई थिंक मैंने 7-8 बार ये कोर्स रिपीट किया। और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये 3 दिन का कोर्स है तो 3 दिन आपने सीखा बस उतना ही। उसके बाद हम लोग आपसे लाइक हम लोगों का एक फूड क्लब जैसा है। हम लोग अलग अलग एक दूसरे को आइडियाज देते रहते हैं और एक दूसरे से लेते रहते हैं, और हम लोग इतनी क्रिएटिव चीजें बनाते हैं। तो डाइटिंग भी अगर आपको करना है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप चाट चाट वगैरह खा के भी डाइटिंग कर सकते हो। वो चाट इस तरीके से बना रहेगा कि उसमें ना ही तेल रहेगा, ना ही शक्कर रहेगा, ना ही मैदा रहेगा। फिर उसको खा के भी आप पेट लॉस कर सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं खुद आपको देता हूँ। ठीक है, हमारे आउट ऑफ एक्सपीरियंस से हम लोग बता रहे हैं। तो 30 तारीख से हमारा अगला कोर्स है। मैं और हमारी और 6 काफी होनहार टीचर्स मिलके हम लोग ये प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं। रीना जी ने भी कुछ जैसे रीना जी, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगी डिश के बारे में? So Rina ji is also one of our like very creative chef, and then we have Dr. Sarita ji who is like expert on millets. So ऐसे कई सारे अलग-अलग हीरो को लेके हम लोग आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है सोनिया जी ने। हाँ, जी, सो सोनिया जी हैंड ओवर टू यू, आप कुछ बोलना चाहेंगे? काफी मस्त रहा ना सेशन। कैसा लगा आपको आज? आप बता सकते हो, हाँ, चैट बॉक्स में डालो। हाँ, वो ऐसे अलग अलग इनोवेटिव आज इन्होंने बताया, विनीत जी ने। बहुत छुपे रुस्तम है वो, मास्टर शेफ है। मैं भी उसके सामने दूध पानी कम चाय ऐसा है। तो आप लोग ये जो मिलेट वगैरह के लिए जो हम बोलते हैं ना,
तो वो वीडियो वगैरह चाहिए ना, तो आप चैट बॉक्स में ना अपना नंबर डाल दीजिए, तो हम आपको फिर पर्सनल भी शेयर कर देंगे। और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी पर्सनल भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये सोनिया दीदी ने डाला है और विनीत जी ने भी डाला है वापस। तो ये आप ये मैसेज बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन मिली। हाँ एक छोटी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब क्योंकि आप लोगों ने अभी तक वो कोर्स नहीं किया है, तो काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग बताना चाह के भी अभी बता नहीं सकते, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जब तक वो उसका बेसिक आप सीख नहीं लेते हो। तो ये तो आपको बहुत, हम लोग सिर्फ सरफेस को टच कर रहे हो। आप पहले वो कोर्स कर लीजिए, फिर आप यही सेम सेशन मुझे पूछे कि भैया आपने जो बताया था एक बार रिपीट करना है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो ऐसे ही आप, हम हर टीचर का आप कभी भी टाइम ले सकते हो, एक बार आपको एक बेसिक समझ में आ जाए तो। सो प्लीज ज्वाइन द कोर्स। हाँ। और आप लोग अपने लोगों को समझा नहीं सकते हो ना, तो 5 जन है या 10 जन है या 7 जन है, उनके लिए भी हम आपके लिए जूम कॉल अरेंज करके उन लोगों को समझा सकते हैं। हाँ, तो आप लोग वो भी टेंशन नहीं ले सकते हो। आप बस इतने बोल दो, हम 5-6 जन को जूम कॉल पे लाएंगे, उनको लिंक दे दो, हम आप फिर उनसे बात करो। क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारा नहीं सुनते हैं। तो वो हमसे शायद थोड़ा कोई सुन लेगा या किसी की लाइफ में कुछ क्लिक हो जाए सुन के, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये भी बहुत सुपर डुपर सेवा कही जाएगी। और शॉर्ट में बड़ा धमाका ऐसे ये सेवा भी हो जाएगी। 2-3 दिन ही रहे हैं इस कोर्स के लिए, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, आप लोग भी कर सकते। ये तो झलक थी और ये तो कुछ भी नहीं था। पर जो कोर्स है ना, उसमें जो जानोगे, वो जिन्होंने जान चुके हैं उनको पता है कि बहुत डीप वास्ट नॉलेज है ये कोर्स। तो आप जरूर से कर सकते हो। और कोई सवाल है तो हम आपके पास और है 5-7 मिनट, 10 मिनट, 7-8 मिनट, तो आप बात कर सकते हो। और किसी को कुछ बोलना भी है तो हम अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो आप हैंड रेस कर सकते हो, तो ऐसे भी आप बात कर सकते हो। सेशन तो बढ़िया ही था, नो डाउट। हाँ गुरु जी के हर सेशन या इंट्रो सेशन या कोर्स, हर कोर्स यूनिक है। और क्योंकि हम लोग भी यूनिक है, हम एक एक लोग यूनिक है ना, तो बहुत कुछ हम नया सीखते ही है। तो किसी से कोई बात करनी है तो आप अबाउट टू नो अबाउट, हाँ हाँ, तो आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, तो हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे। इंदू जी को, सोनिया, इंदू जी को बात करनी है। सोनिया जी आप हो? हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, इंदू जी को अनम्यूट करो, उनसे बात करो। इंदू सेनगुप्ता। हेलो, सुन हाँ सकते हैं आप मुझे? हाँ मैडम, मेरा प्रॉब्लम क्या है, आई हैव हाई केराटिन एंड पोटेशियम लेवल्स, तो विल द कोर्स हेल्प मी? हाँ, मतलब मुझे हाई केराटिन है जिससे एंड पोटेशियम है, तो इसमें क्या है कि ये सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं, जिसमें भी पोटेशियम ज्यादा है वो मुझे वंचित है। सो नेचुरली मुझे सब्जियां बॉईल करके खानी पड़ती है। ये किडनी रिलेटेड हाँ प्रॉब्लम जी, है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये कोर्स मुझे हेल्प करेगा? बिकॉज मैं जरूर सीख जरूर, के क्या करूंगी जो मैं अपने ऊपर लागू नहीं कर सकती? ये सीखोगे तो बहुत सारा लागू हो जाएगा। मैं वही पूछना क्योंकि चाहती हूँ। क्योंकि ये सीखना ही इसीलिए है कि हम हमारी हेल्थ को ठीक रखे, नॉर्मल बिल्कुल। सिंपल सा रोज का खाना खाते। हम्म, ये कोर्स में सबसे पहले तो आप यही सीखोगे कि हमें रोज का खाना हमारी प्रकृति के हिसाब से, हमारे समय अनुसार, हाँ, और उसके बाद हम कौन से समय पे खा रहे, क्या खा रहे, कैसे खा रहे, वो सब इसमें डिटेल में है। मैडम वो तो हाँ जनरल हुआ,
मतलब आपको ये खाना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए ये अच्छा है वगैरह, पर ये स्पेसिफिक हो जाता है ना, बीमारी रिलेटेड है, तो विल इट बी, उसके बारे में हाँ कुछ हाँ, पता लगेगा मुझे? फिर भी अभी आपने जैसे बॉईल बोला, हाँ। पर बॉईल कितना खाना, क्यों खाना, नहीं खाना, खाना की नहीं, कौन सी ये इस तरीके से बना हुआ आपको कितना मिलता है उसमें, उसमें से कुछ भी वो नहीं ही मिलता, जानना मुझे है। पता है, बिकॉज हाँ मैं हाँ भी साइंस आप ही बता स्टूडेंट दे हूँ। रहे हो। और देखो बिकॉज आपने, हाँ मैं ए, ए, साइंस की टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जब बॉईल करती हूँ तो सब कुछ तो उसमें से निकल जाता है, हाँ तो विनीत सब जी से विटामिन सुनिए आप। वॉश हो जाते हैं। जी, सुनो एक सुनिए, छोटी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ तो जी, यस ये यस, बोलिए ना। विनीत जी से सुनिए। हम लोग हाँ, जब ये बताते हैं कि ये खाना चाहिए या वो खाना चाहिए, तो ये बिल्कुल। जनरिक नहीं बताते। तो वो मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस और आयुर्वेदा में एक बड़ा डिफरेंस यही है कि मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस जनरिक बताता है कि ये खाने से इतने कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, इतने फैट्स मिलते हैं, ये। लेकिन आयुर्वेदा जो है वो ये इस हिसाब से बताता है कि जो प्रकृति होती है, तो किसी इंसान का, जैसे मैं हूं, मैं कफ प्रकृति का हूँ, तो अगर मैं और मेरा भाई दोनों एक ही डाइट पे रहेंगे, तो मैं उसका मेरा वजन जल्दी बढ़ता है, और वो कितना भी चीज मलाई खाए तो भी हाँ, उसका उसका वजन। मेटाबॉलिज्म वैसा होएगा, ठीक हाँ, है। हाँ। तो ये जो होता है ये बॉडी टाइप्स की वजह से होता है। तो इसको भी हम लोग, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि बॉडी टाइप्स के हिसाब से क्या खाना चाहिए, और जो बीमारियां आती भी है ना, ये बॉडी टाइप्स की वजह से, और उसमें जो इम्बैलेंसेस होती है उस वजह से आती है। तो ये इम्बैलेंसेस के हिसाब से भी क्या खाना है, तो जितनी भी बीमारी है उसका सबका रीजन कहीं ना कहीं उसकी वजह से बॉडी में इम्बैलेंस होता है, या फिर इम्बैलेंस होने की वजह से ये बीमारी आती है। तो वो इम्बैलेंस के हिसाब से आप जब खाना खाते हो ना, तो वो पर्टिकुलर वो बीमारी पे इफेक्ट करता है। हाँ, तो ये बिल्कुल। कोर्स में हम लोग ये सारे प्रकृति और ये अलग अलग विकृति के हिसाब से जो खाना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, ये आपको बताएंगे। नहीं, और जो मेरी प्रकृति क्या है वो मुझे कैसे पता लगे, वो जब तक आप, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं? हाँ, एक नाड़ी परीक्षा से आपको एग्जैक्टली पता वो चलेगा कि आई आपको। कैन अंडरस्टैंड दैट, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोरोना हम लोग घर से, आई एम अबाउट 75, तो घर से जी, निकल नहीं सकते हैं, तो यहाँ से कुछ तरीका है जहाँ से मुझे पता लग हाँ, सकता है? तो कोर्स में हम लोग बताते हैं, लाइक ये जो प्रकृतियां होती है उसके उसके कुछ ये होता है कि उसके हिसाब से हमारी शरीर की रचना संरचना जो होती है वो एक तरीके की होती है, हमारा बिहेवियर भी एक तरीके का होता है। तो कौन सा इंसान कौन से प्रकृति का है, ये हम गेस वो कर सकते बिहेवियर हैं। से, ओके। हाँ, तो ये कोर्स में रहेगा। हाँ, तो आप हम लोग वैसे, लाइक स्टार्टिंग को ऐसा भी होता था कि अगर किसी पार्टिसिपेंट का नाम याद नहीं रहा ना, हम जब टीचर्स बात करते थे उनके बारे में, अरे वो नहीं क्या, वो जो पित्त प्रकृति की है। आई नो, तो, बिकॉज तो मैं प्रोफेसर हूँ ना खुद, सो हाँ, आई नो ऑल दैट। सो you'll get a basic idea of कि आपकी प्रकृति और या आपका इम्बैलेंस क्या हो सकता है। जस्ट वो एकदम ऑथेंटिक चेक करने के लिए जो नाड़ी परीक्षा होता है वो बेस्ट होता है, तो उसका भी हम लोग आपको बता देंगे बाद में, ऐसा डॉक्टर्स जो ऑथेंटिकली करके देते हैं। बट आप पहले ये जो बेसिक है कि प्रकृति कौन सी होती है, कैसी होती है, और आपकी क्या हो सकती है, ये तो आपको कोर्स में से समझ में आ जाएगा। So then I can put some questions afterwards जो आप आंसर कर दें। यस यस, फिर आपको थोड़ा सा 1 to 1 भी हम बात करके आपके वही कंडीशन के हिसाब से वी कैन गाइड यू वही फॉर अ मैं बेटर पूछ डाइट। रही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू। This course is starting from the first, ना? First of 30th, 30 30th 30 of okay, 30th, 31st and 1st. Okay, thank you, thank you. हाँ, 2 बैचेस में है ये कोर्स, 11 to 1, 11 morning to 1 p.m. and 6 in the evening, 6 p.m. to 8 p.m. हमने डिटेल डाल दिए हैं चैट बॉक्स में, 3 बार आ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, इसका मिस ना हो जाए तो हमने 3 बार डाल दिया है, और हमारे नंबर्स भी है उसमें। आपको अगर एनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो लोग नहीं रजिस्टर कर सकते हैं, एजेड है, उनकी भी हम हेल्प करके उनको रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो शाम को 6 बजे फिर से सेशन है सरिता दीदी का। वेट गेन होता रहता है ना, तो अपने टमी टायर्स को हम कैसे कंट्रोल करें, उनके ऊपर वो मस्त हेल्दी टिप्स बताने वाले हैं।
तो आप जरूर जुड़ें और दूसरे लोगों को भी जोड़ें। हाँ गीता जी, अनम्यूट करती हूँ मैं आपको। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मैं एक्चुअली मेरी जो है ना बेसिकली कफ प्रवृत्ति नहीं, इसकी ठंडे से मुझे ठंडा और खट्टा से मुझे एलर्जी होती थी। ये मैं आपको अपने मतलब शुरू से की बात कर रही हूँ। मुझे ना पित्ता ना वात, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जैसे जैसे एज हुआ अराउंड 25, मुझे जो है ना ये वात दर्द वगैरह आफ्टर माय सन वाज बोर्न, उसके बाद मुझे शुरू हो गया। और अभी रिसेंटली डेवलपमेंट ये है कि अराउंड आई एम 50 नाउ, तो अभी मुझे जो है पित्त की प्रॉब्लम है। तो क्या इस कोर्स में मैं, आप जैसे आप हमें बताते हैं कि ऐसा ही खाना चाहिए, इसमें ये होती है, इन वालों को नहीं खाना चाहिए, तो क्योंकि मेरे को तीनों प्रॉब्लम है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाती। तो कोर्स किस तरह से मुझे हेल्प कर सकता है? जो आपके सवाल है वो पूरे कवर होंगे, जितने भी आपने सवाल किए, है ना विनीत जी? हाँ जी। उन्होंने जो भी बोला वो सब कुछ है कोर्स। तो जब ये हम लोग जब सिखाएंगे ना आपको, तो उसके बाद हम लोग आपसे 1 to 1 भी बात करेंगे। तो लाइक जब तीनों साथ में जब होता है वात पित्त और पित्त कफ तीनों का, तो उसमें भी क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। त्रिदोष शामक भी कुछ चीजें होती है, तो विल टेक केयर ओके, ऑफ। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी कि अभी तो जैसे ये कोर्स हो रहा है, मुझे एक्चुअली मेरी 30th को एक एंगेजमेंट है, टीचर हूँ पहले से कुछ है, तो क्या जैसे एक दिन कुछ मिस हो जाए, पूरा 3 दिन ही होना है, मैं मतलब प्रॉपर कोर्स होगा, कोई दिन मिस हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा? तो मतलब आप पूरे 3 नेक्स्ट दिन? जब भी बैच रहेगी आ, हमारी 15 to 20 डेज के बाद या ऐसे रहती ही है, उस समय जिस दिन का अच्छा, आपका मिस हो गया वो आपको हम अटेंड करने देंगे। ओके ओके ओके, रह गया तो हम थैंक यू। आप बस कांटेक्ट में रहना ना कि अच्छा, हमारा इस दिन रह गया करके, और हमें पता भी रहेगा। ठीक है। ठीक है। और मैम अगर मान लो माना मैं नेक्स्ट 15 डेज वाला एनरोल कर दूं, कि मेरे को प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को तो पता नहीं था ये कोर्स, जब मेरे को इंट्रो मैंने सेशन किए ज्वाइन किया तब मुझे पता चला 30th को ऐसा है। तो मैं एक्चुअली ड्यूरिंग जर्नी रहूंगी, तो जर्नी में मेरा डिस्कनेक्ट वगैरह ये नेट की ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो क्या मैं नेक्स्ट के लिए एनरोल कर सकती हूँ अभी से? मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लान कर लूंगी कि मैं अपने को एंगेज ना रखूं उस टाइम, अगर मेरा ये मिस होता है कोर्स तो, बिकॉज आई सोनिया वांट टू नेक्स्ट डू देखिए कोर्स हो गया है क्या सोनिया हमारा? नेक्स्ट नहीं कब है प्लान, मैम? एक प्लानिंग चालू है। नेक्स्ट अभी तक हमने डेट डिसाइड नहीं डेट की है, डिसाइड। जल्दी करेंगे डिसाइड। आप ये क्योंकि टाइम मैं एनरोल कर लो ना। देखो अगर आपको ओके, दूसरे समय पे कोई ठीक और है, कंडीशन आती है कि वो ठीक है, फिर आपको पोस्टपोन करना पड़ता है कोर्स, तो ओके इससे ओके। अच्छा है, अभी बेहतर यही है कि हाँ, आप ये अभी रजिस्टर कर लो। अगर आपका कुछ भी मिस हो जाता है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, और आपको पूरा सेटिस्फेक्शन, पूरा पीडीएफ, पूरा जो भी हम सिखाते हैं पूरा आपको देना हमारा काम है। तो आपका अगर मन हुआ है तो रजिस्टर कर लो। क्योंकि फिर नहीं नेक्स्ट मन टाइम तो आपको हुआ है मैम, वो तो हाँ मेरा 100% है मैम। मेरे को सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि मैं उस टाइम मेरी 31st और फर्स्ट एक्चुअली सैटरडे संडे था, मैं को पहले से मेरी प्लानिंग तरीके थी, तो मैं ड्यूरिंग द जर्नी रहूंगी, तो मेरे एक अंदर से ना सेटिस्फेक्शन नहीं है कि किसी वजह से मैं नहीं कर पाई क्या रही, इसीलिए मेरे को बस यही लग रहा है कि कोई या तो मैं नेक्स्ट के लिए अभी से एनरोल कर दूं, इस टाइप की चीज ऐसे हो जाए, तो मेरे को पता हाँ रहेगा कि ने भाई मेरे को है, तो मैं अकॉर्डिंगली अपना फिर अपनी जर्नी उसके अकॉर्डिंग प्लान करूंगी। ठीक है, हम लोग आपको शेयर करेंगे जल्दी से हाँ, नेक्स्ट कोर्स का ठीक डिटेल्स। हाँ ठीक है मैम, मेरा तो ठीक है, कहना है ये श्योर। टाइम ही कर लो आप, हो जाएगा आपका। बस मैम बाकी आपकी अगर हो सकता तो मैं तो कभी छोड़ती नहीं, मैं तो हाँ कभी, ठीक। क्योंकि मैं इतनी प्रॉब्लम है मुझे, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता क्या लूं, एक चीज लेती हूँ तो दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, दूसरी चीज लेती हूँ तीसरी, मतलब ये तीनों में मेरा चलता
लगता रहता है, मैं हाँ। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो मैं तो मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा जैसे अर्जेंट वाली है, आपको ये कोर्स नीड है। बहुत हेल्प करेगा जो आप अपनी हाँ कंडीशन बता रहे हो। वो हाँ बहुत मैं सारा तो डीप नॉलेज इसी के ऊपर भी है, बहुत डीप हाँ नॉलेज है, नहीं, इसी मैं पे तो ही है। रेगुलर आपका सुन रही हूँ ना। हाँ, तो मेरे क्वेश्चंस के कई आंसर्स मिल रहे हैं, तो मैं तो समझ रही बहुत हूँ कि इसमें मेरे को बात अपनी समझ में आएगी, क्योंकि हम तो जनरल जानते थे ये पित्त होती है, कफ होता है, तो उस किस किस में कितनी डेप्थ में क्या क्या चीजें हैं वो अभी पता चल रही है ना। हाँ मैम, मैं अभी अभी मैंने अपना नंबर शेयर किया था, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ अपना नंबर। है, आपका मिल गया मुझे तो, गीता कपूर हाँ का। जी, हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, मैं अपना जैसे आपने गार्डन का बताया था कि आप ये आपने ग्रो कर सकते हो, मैं उस टाइप की चीज भी चाह रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें अपने पास रहें। आपका लीव्स का वो सेशन बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो उस टाइप की चीज से आते हैं जो नेचर में है अवेलेबल, उसको कैसे यूज करें। कम कुकिंग का हो, बिना कम कुकिंग करके कौन सी चीज हम वैसे ही नेचर मतलब खा सकते हैं, उस टाइप की चीज भी हो। तो वो तो आपके बहुत यूजफुल सेशन है मैम। आप तो मैंने आपके ये वाला कोर्स को मैंने बहुत लोगों को और शेयर कर रही हूँ मैं कि ये ज्वाइन करें। अभी रिस्पांस देखिए, कल परसों भी मैंने किया, जरूर आना चाहिए। कुछ तो वो आपकी दूसरे में नहीं है ना, कुवैत कनाडा यहाँ नहीं कर सकते ना वो लोग। कनाडा में तो आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत है, वैंकूवर में है, मेरी भाभी वो करना चाहती हैं। कोई इस टाइप की चीज भी आप बताइए कि बाहर जो है वो लोग कैसे कर सकते हैं ये कोर्स। एक मेरी कजन हम है वो लोग कुवैत हाँ में है। आप हाँ पर्सनल हाँ कांटेक्ट उनके करना लिए ना, हम बात करेंगे। सोनिया जी से आप कांटेक्ट करो फिर पर्सनल। फिर इंटरनेशनल कोर्स भी होने वाला है 30 तारीख हाँ से। हाँ हम मैम, उसका डिटेल डाल देंगे सभी ग्रुप्स हाँ में। हाँ हाँ जरूर ठीक है मैम, आप। क्योंकि ओ, बाहर जो ओ, हमारे रिलेटिव्स हैं ना, वो तो बहुत इंटरेस्टेड हैं इस टाइप की चीज, उनको भी ठीक इस है टाइप हम का चलेगा है भेजते बहुत। चलेगा, हैं। वहां तो पे भी उनको उनके भी मैंने कोर्सेज बताया हो इस सब के जाएंगे। बारे में, तो बहुत। हाँ जी, हाँ हो जी, हो ठीक है मैम, जाएगा ओके, उनका। थैंक यू। ठीक है एंड करें रीना, सब हाँ डिटेल्स हाँ जी, लिए। हाँ जी, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। ओके मिलते हैं 6 बजे। बाकी 1 घंटा भी नहीं है, तो आप जरूर जुड़ें, दूसरे लोगों को भी जोड़ें। जरूर। बाय बाय।